नमस्कार। सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो पुस्तक है हिंद पॉकेट बुक्स द्वारा प्रकाशित चाणक्य नीति, मूल श्लोकों का सरल अर्थ एवं महान कूटनीतिज्ञ की प्रामाणिक जीवनी। पंडित सत्यकाम विद्यालंकार और डॉक्टर शांति स्वरूप त्रिपाठी इस पुस्तक में दो लेखक अथवा व्याख्याकार हैं। पुस्तक का मूल्य 150 रुपये है और कुल इसमें 211 पृष्ठ हैं। यह पुस्तक मेरे पास पिछले 8-10 सालों से है, तो अब हो सकता है इसका मूल्य बढ़ गया हो। बैक कवर पे कुछ जानकारी दी गई है, मैं पढ़ के आपको सुना दूं। जिन्हें दुनिया भर में लोग चाणक्य के नाम से जानते हैं, उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। उन्होंने उस समय के सबसे बड़े शिक्षा केंद्र तक्षशिला में शिक्षा पाई, फिर वहीं शिक्षक भी हो गए। वह अनेक विषयों में के प्रकांड पंडित थे। भारत देश सिकंदर के आक्रमण से पहले छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मगध ही सबसे बड़ा राज्य था। वहाँ के राजा नंद बड़े घमंडी, विलासी और अदूरदर्शी थे। चाणक्य ने न केवल नंद वंश का सर्वनाश किया, वरन सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को भी पराजित करके अखंड भारत बनाकर एक छत्र साम्राज्य की स्थापना की तथा चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया। उनकी चाणक्य नीति आज भी हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो उनके जीवन परिचय के साथ इस पुस्तक में मूल श्लोकों के सरल अर्थ के साथ दी गई है। पहले कवर पेज के जस्ट बाद ये कुछ और जानकारी दी गई है। विश्व के प्रखर राजनीतिक चिंतकों में आचार्य चाणक्य का नाम सबसे ऊपर है। वे राजनीति, कूटनीति, दर्शन, ज्योतिष, रसायन शास्त्र और शास्त्र विद्या सहित अनेक विषयों के धुरंधर ज्ञाता थे। आज भी उनके महान ग्रंथों में चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र को विश्व भर में बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। मातृभूमि के प्रति अनन्य प्रेम रखने वाले आचार्य चाणक्य की संघर्षपूर्ण और प्रेरक जीवन कथा प्रथम भाग में दी गई है। इस पुस्तक के दूसरे भाग में आचार्य चाणक्य के विचार समाहित किए गए हैं, जो उनकी दूसरी सुप्रसिद्ध पुस्तक चाणक्य नीति में उपलब्ध है। ये विचार विकट परिस्थितियों में भी आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। चाणक्य नीति जीवनी एवं विचार। जो जीवनी वाला खंड है वो डॉक्टर शांति स्वरूप त्रिपाठी ने लिखी है और जो नीति भाग है उसकी व्याख्या पंडित सत्यकाम विद्यालंकार ने की है। ये मेरे पास 2012 का ही संस्करण है। ये विषय अनुक्रमणिका है, क्रम प्राकथन। फिर यह जो है चाणक्य पृष्ठ संख्या 11 से जो जीवनी वाला भाग है वह है इसमें चाणक्य और मगध, चाणक्य और चंद्रगुप्त, चाणक्य की भूमिका, चाणक्य और धनानंद, चाणक्य और राक्षस धनानंद की सभा में मंत्री या सेनापति थे, चाणक्य की चिंता, चाणक्य की विजय, केंद्रीय सत्ता स्थापन का स्वप्न, चाणक्य मूल्यांकन, एक तटस्थ दृष्टि और अर्थशास्त्र भी इसमें कुछ पन्नों में उसका एक सार दिया गया है अर्थशास्त्र का। इसमें मूल सूत्र या श्लोक नहीं है, ना ही अध्यायों की कोई जानकारी है, परंतु विषय अनुसार अलग अलग विषयों पर अर्थशास्त्र क्या कहती है उसके हिसाब से एक सारांश दिया गया है, जिससे आपको अर्थशास्त्र में किन किन विषयों पर चर्चा है वह पता चल जाएगा। और फिर पृष्ठ संख्या 133 से चाणक्य नीति शुरू होती है। प्राकथन से मैं कुछ पंक्तियां आपको पढ़ के बता दूं, जिससे आपको इस पुस्तक के बारे में और आचार्य चाणक्य के बारे में एक ब्रीफ जानकारी मिल जाए। प्राग ऐतिहासिक महाभारत युद्ध की विभीषिका इतनी भयानक और त्रासदायी थी कि वह बाद की पीढ़ियों पर शताब्दियों तक अभिशाप के रूप में छाई रही। जन्मेजय के नाक यज्ञ उसी के परिणामों में से एक था। ईस्वी सन के पहुँचते पहुँचते अनेक राजनीतिक और ऐतिहासिक उतार चढ़ाव आए, जिनकी चर्चा इतिहास में नहीं मिलती। परिवर्तन विचार, आचरण और इच्छा की स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु इसके साथ पूर्व स्थापित मूल्यों के विघटन से जो हानि होती है उसका अनुमान कोई ऋषिकल्प व्यक्तित्व ही कर सकता है। भारतीय मनीषा के अनंत काल से जीवन के नित्यता और अमृत में विश्वास किया है। अर्थ और काम शरीर के साथ मरण धर्मा है। जीवन के शाश्वत प्रश्नों का उत्तर भोगवादी नियम और सिद्धांत नहीं दे सकते। ऐसे ही प्रश्नों, जिज्ञासाओं और अपेक्षाओं का उत्तर देने और समाज में व्याप्त विसंगतियों का समाधान करने में समर्थ जिस व्यक्ति का उदय हुआ वह थे आचार्य चाणक्य, जो एक व्यक्ति में ही अनेक व्यक्तियों का प्रतिरूप थे। उन्होंने मूल्यों के महत्व को समझा और जीवन एवं जगत के रहस्यों को जाना। देश के भविष्य को पढ़ लिया और उसकी संस्कृति, जीवन चेतना, धर्म एवं दर्शन के अक्षरों को भली भांति पाँच लिया था। उनमें त्रिकाल को भेद सकने की दृष्टि थी, इसलिए उनकी गणना ऋषियों में होती है। धरती के भाग्य को अपनी कल्पना के अनुसार गढ़ सकने की क्षमता होने के कारण उन्हें कुछ लोगों ने भगवान कहा। अनेक विद्याओं, शस्त्र एवं शास्त्र में पारंगत विद्वान होने के कारण उन्हें आचार्य चाणक्य कहा गया। सिकंदर महान की विश्व विजय की महत्वाकांक्षा के समानांतर भारतीय गरिमा को प्रकट करने में वह पूर्णतः समर्थ रहे।
उन्होंने धर्म की ऐसी व्याख्या की जिससे मनुष्य की क्रिया शक्ति को एक ऐसी दिशा प्रदान की जा सके जिससे उसकी जीवनी शक्ति की ऊर्जा को एकाग्रता एवं समग्रता दी जा सके, जिसमें महानता के दर्शन हो। अब यहाँ इतिहास के बारे में और नीति के बारे में कुछ दिया गया है, चाणक्य नीति के बारे में। उनके माता पिता, जन्म स्थान, सामाजिक संबंधों तथा लोक जीवन का परिचय देने वाले प्रमाणों का सर्वथा अभाव है। अतः उनके जीवन के विषय में लिखते समय विभिन्न सूत्रों से एकत्र की गई सामग्री से जो चित्र उभरता है उसे यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। दूसरे भाग में प्रकांड विद्वान पंडित सत्यकाम विद्या अलंकार द्वारा किया गया चाणक्य के महान नीति ग्रंथ चाणक्य नीति के संस्कृत मूल पाठ के साथ उसका सरल हिंदी में भावार्थ भी दिया गया है, जो चाणक्य की नीति संबंधी विचारों का अद्वितीय भंडार है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि ऐतिहासिक जो है वह जो सूत्र है, सामग्री है, वो बहुत ही अल्प है, ना के बराबर है। तो जो भी प्रमाण उपलब्ध हैं उन्हीं प्रमाणों के बेसिस पर उनकी जीवनी जो है, उन्हीं प्रमाणों के आधार पर उनकी जीवनी जो है और जो इतिहास के जो प्रकरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है वह वहीं से लिया गया है। अब यहाँ से आपको कुछ और आइडिया लग जाएगा कि इसकी जीवनी का जो खंड है उसको आपको किस संदर्भ में ग्रहण करना है अगर आप यह पुस्तक पढ़ते हैं या इस प्रकार की आचार्य चाणक्य की जीवनी के ऊपर कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं। क्योंकि जो आधार है, जो सोर्स लिटरेचर है, वो तो हर आज की तारीख में, आज के समय में जो भी पुस्तक उपलब्ध है उसका आधार वही है। चाणक्य के जीवन में संबंधित सामग्री का अभाव है। जो भी आधार उनके जीवन वृत्त संबंधी हैं उनमें से अधिकांश ऐतिहासिक और प्रामाणिक नहीं है। बृहद कथा मंजरी और मुद्रा राक्षस आदि रचनाएं साहित्य अधिक हैं और इतिहास कम। कथाओं में उनकी कल्पना पक्ष प्रधान हो सकता है। इन कथाओं में चाणक्य को काले वर्ण वाला, टेढ़े मेढ़े अंगों वाला और क्रूर कहा गया है। कथा सूत्रों में कौतूहल और रोमांच उत्पन्न करने के लिए इस प्रकार के काल्पनिक प्रसंगों को जब इतिहास से जोड़ा जाता है तो उससे भ्रम उत्पन्न होता है। प्रत्यक्ष सत्य काल्पनिक सत्य का पर आश्रित हो जाता है। चाणक्य के दक्षिणात्य ध्वनि वाले द्रामिल या पक्षल स्वामी नामों से उन्हें दक्षिण में कभी कांचीपुरम और कभी केरल का निवासी बताया जाता है। उनके कृष्ण वर्ण का होने का उल्लेख होने से उनका दक्षिण भारतीय होने की प्रतीति होती है। द्रामिल शब्द से उनके द्रविड़ ब्राह्मण होने का संदेह होता है। दक्षिण की लोक धारणा के अनुसार विष्णुगुप्त केरल के निवासी थे। एक बार वो तीर्थ यात्रा के लिए वाराणसी गए जहाँ उनकी कन्या खो गई। वे फिर वापस केरल नहीं लौटे और मगध में ही स्थायी रूप से निवास करने लगे, किंतु उनका दक्षिणवासी होने का कोई भी ठोस और ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता। एक बौद्ध ग्रंथ में चाणक्य का उल्लेख हुआ है और उसमें उन्हें तक्षशिला का निवासी कहा गया है। इसी प्रकार उन्हें मगध में पाटलिपुत्र का मूल निवासी का दावा कुछ लोग करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी निभ्रांत प्रमाण उनके निवास, जन्मस्थान और माता पिता के संबंध में सुलभ नहीं है। चाणक्य तक्षशिला में आणविक्षिकी और अर्थशास्त्र के पंडित थे और महान आचार्य थे। वहाँ उनकी उपस्थिति तो सिद्ध होती है, किंतु वहीं उनका जन्म स्थान भी था, यह कह सकना भ्रामक होगा। इसी प्रकार मगध और पाटलिपुत्र या कुसुमपुर उनका कार्य क्षेत्र था, जहां उन्होंने अपना अधिकांश और बहुमूल्य समय व्यतीत किया होगा, इसमें संदेह नहीं है। किंतु पटना उनकी जन्मभूमि हो यह आवश्यक नहीं। इसी प्रकार चाणक्य के काले या गोरे होने से उनकी जन्मभूमि का निर्णय हो सकेगा, यह भी उचित नहीं। उत्तर और दक्षिण दोनों में भारत खंडों में लोग काले और गोरे होते हैं, अतः इस आधार पर चाणक्य की जन्मभूमि का निर्णय करना कठिन है। चाणक्य को कुछ लोग भृगरी या जगदग्नि वंशी और कुछ कुटल वंशी होना मानते हैं, किंतु कुटल गोत्र अंशुना गोत्र है। तो जैसा कि अभी तक आपको थोड़ा सा आइडिया लग ही गया होगा कि जो ऐतिहासिक और जीवनी से संबंधित आचार्य चाणक्य के बारे में जो भी बातें हैं वह काफ़ी सारी चीज़ों उसमें से साहित्य कथाओं जैसे कि बृहद कथा मंजरी और मुद्रा राक्षस से ली गई हैं और बाकी प्रामाणिक सूत्र उतने उपलब्ध नहीं हैं। इस पुस्तक में भी स्वयं कई सारे जो ऐसे क्या कहेंगे, जिनको एपिसोड आप कह सकते हैं या प्रकरण हैं, वो जो हैं वो अनुमान के रूप में लिखे गए हैं। वो पढ़ के ही स्पष्ट हो जाता है। पुस्तक में ऐसा दर्शाने की कोशिश नहीं की गई है कि यही हुआ होगा और यह प्रामाणिक है और यह सिद्ध है। ऐसा ही हुआ होगा शायद। बाकी जो भी कथाओं में, लोक कथाओं में, साहित्य कथाओं में जो भी जानकारी उपलब्ध होती है, वहाँ से आचार्य चाणक्य के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके विचारों के बारे में जो भी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर एक आप कह सकते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन करके कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा ही उन्होंने किया होगा या यह उनका निर्णय रहा होगा, उस प्रकार से चीज़ों को प्रस्तुत किया गया है। तो यह जो है ये जीवनी वाला अंश है, शिक्षा, दीक्षा, विवाह, इस प्रकार से अलग अलग खंडों में हर चैप्टर, हर अध्याय के अंदर ये अलग अलग एक सेक्शंस हैं जिनका अलग हेडिंग है। चाणक्य और शकटार, फिर यहाँ से अगला चैप्टर शुरू हो रहा है चाणक्य और मगध। सो इस प्रकार से उनकी जीवनी के बारे में दिया गया है। चाणक्य का अभियान, उनकी माता के बारे में, चाणक्य और धनानंद, ऐसा ही यहाँ पर सारा प्रस्तुत किया गया है।
अब अगर हम आ जाएं पृष्ठ संख्या 110 पर, तो यहाँ से अर्थशास्त्र का, इसके पहले तक आचार्य चाणक्य के बारे में है, उतनी रचनाओं के बारे में है, जिसमें कि अर्थशास्त्र है और चाणक्य नीति है, और भी कुछ अन्य ग्रंथ हैं। जैसे यहाँ कौटिल्यम के बारे में लिया हुआ है। कौटिल्यम नाम के एक दूसरे ग्रंथ का उल्लेख वात्स्यायन के कामसूत्र की एक वार्तिका में किया गया है, किंतु इस ग्रंथ के विषय में कोई अन्य विवरण नहीं मिलता। चाणक्य राजनीति या चाणक्य नीति नाम से पुस्तकें मिलती हैं, किंतु इनकी प्रामाणिकता का कोई आधार नहीं है। जनजीवन में इनके पर्याप्त आदर की दृष्टि से देखा जाता है, इस विश्वास से कि चाणक्य की ही रचनाएं हैं, बहुत से लोग उनको पढ़ते हैं। तो इस पुस्तक के बारे में भी आप ये ध्यान रखें, चाणक्य नीति के बारे में ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक तटस्थ दृष्टि, एक तरह की समरी चाणक्य के बारे में जो लेखक हैं उनके क्या विचार हैं वो सब है। और यहाँ से अर्थशास्त्र की एक समरी स्टार्ट हो रही है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसमें अध्याय या मूल सूत्र नहीं है। इसमें अर्थशास्त्र किस काल का होगा और किस परिप्रेक्ष्य में लिखा गया होगा। उसके बाद अलग अलग जो उसके अंदर टॉपिक्स डिवाइड किए गए हैं। जैसे वर्णाश्रम धर्म के बारे में अर्थशास्त्र क्या कहता है, राजा के बारे में क्या कहता है, मंत्री पुरोहित के बारे में क्या कहता है, दूत के बारे में क्या कहता है, राजवंश के बारे में क्या कहता है, राजा की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, राजा के कर्तव्य, राजभवन निर्माण कैसे होना चाहिए, दुर्ग का निर्माण कैसे होना चाहिए, विविध विभाग, मुकदमे किस तरह से उसमें एविडेंस और जजमेंट, न्याय कैसे होना चाहिए, वेतन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, दैवी विपत्तियों में किस तरह से करना चाहिए, दुर्भिक्ष, प्रच्छन्न अपराध, चोरी हत्या के मामले में कैसे करना चाहिए, आत्महत्या के कैसे करना चाहिए, दंड विधान, कोष वृद्धि, राजशासन, सेना, युद्ध। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र की एक समरी दी गई है। जैसा कि मैंने पिछले चाणक्य नीति दर्पण वाले वीडियो में बताया था कि आचार्य चाणक्य के ऊपर और उनकी जो कृतियां हैं या जो कृतियां उनको एट्रीब्यूट की जाती हैं आज के समय में, जैसे चाणक्य नीति, चाणक्य सूत्र और अर्थशास्त्र तो हैं ही, उस पर हम कुल 3 पुस्तकों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये दूसरी पुस्तक है। जो तीसरी पुस्तक है वो कौटिल्यम अर्थशास्त्री ही है। तो उसमें ये जो यहाँ समरी दी हुई है, इसके बारे में हम उसमें विस्तृत जानकारी मूल सूत्रों के साथ, पूरे अनुवाद अध्यायों के साथ दी गई है। उस पुस्तक के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ से चाणक्य नीति प्रारंभ हो रही है। पिछली वीडियो चाणक्य नीति दर्पण में भी हमने चाणक्य नीति पर चर्चा की थी। वहाँ 17वां अध्याय क्रम अनुसार दिए गए थे, सारे श्लोक क्रम अनुसार दिए गए थे। यहाँ पर एक अंतर है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र को प्रेजेंट किया गया है विभिन्न विषयों में ग्रुप करके, टॉपिक्स के बारे में एक समरी दी गई है, यहाँ भी पूरी चाणक्य नीति को अलग अलग कुल 17 टॉपिक्स में विभाजित कर दिया गया है और उनके अंदर पूरी नीति के अलग अलग अध्यायों में अलग अलग श्लोक जो हैं, जो उस टॉपिक के ऊपर क्या कह रहे हैं, वो यहाँ प्रस्तुत किया गया है। तो कुल 17 टॉपिक्स की मैंने एक सूची बनाई हुई है। 17 जो टॉपिक्स हैं वो है श्रेष्ठ पुरुष, परिवार, घर एवं भोजन, सद्गुण, मित्रता, सत्संग, आचरण, पुरुषार्थ, परमात्मा, ज्ञान, गुण अवगुण, विद्या, आलचिंतन, आत्मचिंतन, धार्मिकता, धनदान, दुर्गुण और विनाश। तो इस प्रकार अब जैसे श्रेष्ठ पुरुष है या जैसे परिवार है, तो उसके अंदर दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक, चौथे अध्याय का 20वां श्लोक, चौथे अध्याय का 9वां श्लोक, चौथे अध्याय का 7वां श्लोक, तीसरे अध्याय में से, छठे में से, दूसरे में से, चौथे में से, पहले में से परिवार के ऊपर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं, दूसरे में से, तीसरे में से, इस प्रकार यह मूल संस्कृत है और फिर नीचे उसका अनुवाद है। मूल संस्कृत और अनुवाद है। फिर घर एवं भोजन में पहले अध्याय में क्या क्या लिखा हुआ है इस टॉपिक पर, इस विषय पे, फिर 12वें अध्याय का 9वां श्लोक, 15वें का, 10वें का, 8वें का, इस प्रकार से। तो एक आपको स्वयं ही एक ही टॉपिक के ऊपर अगर आप अध्याय के क्रमानुसार पढ़ते हैं तो ठीक है, मूल ग्रंथ का तो आपको एक आइडिया उससे लग जाता है। लेकिन अगर आप एक समरी चाहते हैं कि इस विषय के बारे में क्या कहती है ओवरऑल चाणक्य नीति, तो वह ये पुस्तक उसके हिसाब से अच्छी है, क्योंकि इसमें विषय अनुसार अलग अलग अध्यायों में से श्लोक लेके क्लब कर दिए गए हैं और उनका मूल और हिंदी अनुवाद दोनों प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक की प्रिंट की क्वालिटी, फ़ॉन्ट वगैरह आप देख ही सकते हैं, अच्छी है, प्रिंटिंग का कोई इशू नहीं है, पढ़ने में काफ़ी सुलभ है, जीवनी भी और चाणक्य नीति का सेक्शन भी। ये ओवरऑल पुस्तक है। यहाँ चाणक्य नीति समाप्त होती है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको इस पुस्तक के बारे में अच्छी जानकारी मिल गई होगी।
अगला वीडियो भी हमारा आचार्य चाणक्य ही संबंधित है, कौटिल्यम अर्थशास्त्रम, इस पुस्तक पे हम चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।